अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन आज़ाद प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, सियाने कहते हैं कि किसान कभी फसल की मनसूबाबंदी नहीं करता बल्कि किस्मत के भरोसे बीज डाल देता है। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से हुकूमती पॉलिसियों की वजह से किसान ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि बीज का खर्चा उठाना चाहिए या नहीं। आइए गाँव की पंचायत चलते हैं और चलकर वहाँ मालूम करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। चौधरी साहब, मैं ला लिया साहब, पिंड दे विच तुहाडी कोई सुनदा ही नहीं। ओ रहमिया, ओए अल्लाह दिया बंदिया, अपने मोटे दिमाग नूं इन्नी जहमत ना दिया कर। हिसाब किताब तां तैनूं आउंदा कोई नहीं। याद नहीं हूं स्कूले मास्टर साहब तेरे कोलों दूनी दा पहाड़ा सुनदे सन, ओ तैनूं आउंदा नहीं सी। फिर तफरी टाइम तक तैनूं उत्थे कुक्कड़ बनना पैंदा सी। हैं अब्बा, तू तो कहण दे सी कि मैं स्कूले हमेशा फर्स्ट आया वां। और तुम चौधरी साहब दीयां गल्लां दे उत्ते यकीन कर लिया। अज दे दिन तक चौधरी जी पिंड दे च किसी ने गल मन्नी? तू ही ते दस। फिर चौधरी साहब अब्बा कह ते ठीक ही रहे। मैनू लगदा है कि अज तुसी प्यो पुत्त सलाह करके आए हो कि चौधरी दी हर गल चों कीड़े कढने आ। चौधरी साहब होर बिठाओ झूठा नूं अपने कोल। तुहानू किन्नी वारी आखिया कि कंपनी बदलो अपनी, इन्हां बंदियां नूं कोल बाओगे ते इहो कुछ ही होएगा, होर की होना। लो कंपनी बदलो। चौधरी साहब बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी च मैनेजर लगे ने। लो जी, ज़ात दे मजदूर ते मैंजना नूं जफे। मैं सदके जावां, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखो। आवे हुणा सियाणे प्याणे आदमी राणा साहब दी कंपनी च किधरे बैठे हुंदे 4 दिन ते हुण तक तुहाडा दिवालिया निकल गया होना ही। ओ नेमतुल्ला, एक तां मैनू तुहाडे दोवां भरावां दी समझ नहीं आउंदी। उंज 24 घंटे एक दूजे दे खिलाफ भरे रहिंदे आ। जदों गल चौधरी दी बिस्ती दी आवे ते दोवें एक पेज ते इकट्ठे हो जांदे आ। चौधरी साहब असीं तुहाडी इज्जत करने आ, असीं आप इज्जतदार बंदे आ ते इज्जतदार हर बंदे दी इज्जत करदा है। रही गल इन्हां दी जिहो जी अपनी इज्जत आ, उन्नी एक दूसरे दी कर दिंदे आ। जिया राणिया, दिल खुश कर दिता ही। ऐदकी जदों नेरी चलनी आ ना, तेनू उड़दे कागजां चों 100 रुपया लभना। बहुत वधिया चौधरी साहब, 500 रुपया ते कर दिंदे। नेरी च असीं 100 रुपए वास्ते अखां च मिट्टी पाउंदे फिरीए। चौधरी साहब अज साथ तुसी साडा देना जी, नहीं तो मैं पूरे पिंड च मशहूर कर देंगा कि चौधरी साहब की गल ते उन्हां दे अपने रिश्तेदार नहीं मानते। ओए होए होए होए, असीं तो सुन ही नहीं सकते चाचा। ओए होए होए, पुत्र जी गल ये वे कि हुण जरूरी तो नहीं ना कि बंदा आप बेवकूफ होवे ते उहदा सारा टब्बर भी बेवकूफ ही हुंदा है। मेरा मतलब है कहण दा कि चौधरी साहब आप भी सियाणे आदमी ने ते घर वाले भी सियाणे बियाणे ने। क्या बात है जी, चौधरी जी ते एडे सियाणे ने, इस उम्रे भी कैंची साइकिल चला लेंदे ने। लो ए वे बिस्ती, तू ना विच बोल शहजाद, तैनू की पता साइकिल दा? ना तेरे पैर थल्ले लगदे आ ते ना तू साइकिल ते बह सकना। साइकिल ते भावें मैं नहीं बह सकदा, पर याद रखना सगीरे दा मोटरसाइकिल मैं ही खरीदांगा। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਗੀਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਵਾਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਲੱਥੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਓਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਨਵੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਰਾਣਾ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ। गल साडे नाल होई है भाई आ मोटरसाइकिल दी। जिहड़ी राणे ने नंबर प्लेट बनाई है ना, वो तुसी किसे खोते दे पिछे बन लो। मैं हुण एडा भी ਜ਼ਾਲਮ नहीं कि नंबर प्लेट हुण भतीजे दे पिछे बन लवां। ताया आराम नाल, मैनू जो खोता कहण दे नाल केड़ा तू हिरन बने है। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਐਕਟਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਖਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੀ। यार एक मिनट, तुम लोग क्या आते आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हो? बात का तो पता चले कि बात क्या है। मैं तुहानू दसना अली मुमताज साहब, आ लड़दे असीं तो तरक्की करने वाले लोग आ। असीं लड़ाई नूं पसंद नहीं करते। बिल्कुल, कोई मार भी जावे तो असीं कहने आ कोई गल नहीं। हां कोई गल नहीं, सानू उहने किहड़ा पहली वारी मारना। हां आ लड़न वाले लोग बैठे आ। गल ए वे हजूर जी, अब साडे पिंड दा मुंडा ए सगीरा,
ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁੱਧ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੈਂਡਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅਪੜਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜੇ ਆ ਸਗੀਰੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਸਗੀਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੂ ਵੇਚਣੀ ਹੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤਾ? ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਬੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਣਾ। ਓ ਖਲੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਗੀਰਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਉਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ। ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਪਾ ਗਿਆ। अच्छा 57,000 ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਜੇ। ਤੇ 2,000 ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਗਦ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ 55,000 ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੌਦੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਭਤੀਜਾ ਆਹਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਲਓ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਰੱਟਾ ਪਾਤਾ ਜੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਐਡਾ ਥੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ। अभी तो 2,000 नकद दिया है, ये थद्दा कौन सा दे दिया है? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ ਬੱਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ 1000 ਸੀ ਉਹ ਚ 20 ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਡਾ ਥੱਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਐਡਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਗਦ ਦੇ ਗਾਹਕ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਜੋ ਸਗੀਰੇ ਨੇ ਮੁਕਾ ਲਈ ਇੱਕ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਗਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਤੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਆ? ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਬੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਣ ਜੇ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਨਗਦ ਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦ ਜ਼ਬਾਨ ਜੂ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਦਾ ਜੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2,000 ਦਾ ਥੱਦਾ ਜੂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦ ਲਈ ਮੁਕਰੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ 57 ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 58 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਤੀ। ਓਏ ਆਹੋ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ 58 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਬੈਠਾ ਏ? 1000 ਹੀ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 1000 ਵੱਧ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇ 1000 ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚ 10 ਵਾਲੇ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਟੇ ਵੀ ਸਨ ਨੋਟ। राणा साहब ये फटे हुए नोट कहाँ से ले आए आप? ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਨੇ। ਲਓ ਇਹ ਵੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਔਕਾਤ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੁੱਟੇ ਪੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। क्या मतलब? ਆ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਖਤਰ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗਈ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ। अच्छा ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਛੱਡਾ ਅਖਤਰ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ हाँ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਈ ਮਾਰੀ ਏ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਏ, ਘਰ ਵੀ ਸਹੀ ਵਸਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖਤਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਛੱਪੜ ਦਾ ਤੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਸਮਰ ਸੱਟ ਲਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਛੱਪੜ ਚੋਂ। वाह ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜ ਨੇ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲੈਪ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਐਨਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਥਾਣਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇਹਨੇ ਰੱਟਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੰਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਆਪ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਬਾਊ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ। ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਛਿਆਦੂ ਥੋ ਕਰ, ਆਖਰ ਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਬਾਈ ਹੈ,
क्यों निकी निकी गल तो आपस च दस्तो गिरेबा होंदे रहंदे हैं। चौधरी साहब आप भी बैठे तमाशा देखते रहते हैं, और जिसकी मोटरसाइकिल है सगीर की, उसको बुलाएं और फैसला करवा दें इनका। ओ बुलाया जी सगीरे नू भी, इस गल दा इन्हां नू भी पता है, पर आपस च लड़नों हटदे ही नहीं। तो यार जब बुलाया है मोटरसाइकिल के मालिक को, तो फिर क्यों आपस में लड़ रहे हैं आप? ਉਹ ਜੀ ਲੜਨਾ ਕਾਹਦਾ ਜੈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਣਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੱਬਦੇ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਈਆ ਪੈਂਚਰ। मैं कई बार कहा राणा साहब पूरी सीट खाली होंगी है, पिछा हो गए ब्याह करो। आंदरे चाचा जी गल वे कि गरीब च माड़े बंदियां दा भी ख्याल रखना चाहिए। राह च कोई माड़ा बंदा अगर बेंदा तो उन्हें पता लगना चाहिए कि पिछे सीट सारी खाली है, वो सौखा हाथ दे लेंदा है, लिफ्ट मंग लेंदा है। ते जे मैं आप ही पिछे हो के बैठा होवां ते अगला कहेगा यार इन्हें आप बहना कि मैनू बहाना है। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਇੰਜ ਰਾਣਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। क्या कहने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੱਬਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। 2-3 ਵਾਰੀ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਚਲਾਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੇੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਸੱਜ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੇਲ ਇੰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਈ ਕੱਢ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੋਟ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਈ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਵਾਂ। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। खैर सी मैनू बुलाया? ओ तू की पिंड च रफड़ पवाया, इधर आवे ना, इत्थे बवे ना। ओ की हो गया चौधरी साहब? ओ सुनिया तू मोटरसाइकिल बेचन लगा है? हाँ जी। ते इन्हां दोवां चों किहदे नाल गल होई है तेरी? ओ जी इन्हां नाल मेरी हाले गल चल रही सी ते मैं मोटरसाइकिल शहर वेच आया। ਉਹ ਸੌਦਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਆਇਆ ਤੂੰ? ओ जी 57,000 च राणा साहब नाल गल होई सी, 2,000 इन्हां मैनू नगद दिता ਤੇ 55,000 ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ 57,000 ਦੀ ਨਗਦਾਂ ਦੀ ਦੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਫੜੋ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2,000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਬਰੀਕ ਤੇ ਐਡਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ 2,000 ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਡਾ ਥੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਤੇਰੇ 20 ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ 2,000 ਚਾਹੀਦਾ, ਫੜ 2,000। 20 ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੰਜਾਂ ਲੁੱਟ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਰਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰੋ। 2,000 ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਤੇ ਬਿਆਨੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ 2,000 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 4,000 ਲੈਣਾ ਹੀ। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चंपा और चंबेली दो कलियां नई नवेली, फौरन पुलिस के हूटर बज जाते होंगे। नाज़रीन पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 009 टू इंटरनेशनल लेवल की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर खिदमत हो चुका है। आज जो खबर आपको सुनाने लगा हूं वो जो बाई एयर सफर करने वाले लोग हैं उनको अलर्ट करने के लिए है। अच्छा। सुनेंगे तो आप कहेंगे तो ये तो बड़ी अहम खबर थी, ये हम तक क्यों नहीं पहुंची। मलयालम फिल्मों की अदाकारा नोया नायर को ऑस्ट्रेलिया में चंबेली के फूल ले जाने पर 1,14,000 भारतीय रुपए का जुर्माना। अदाकारा को ये फूल उसके वालिद ने खरीद कर दिए अच्छा। ताकि सफर में पहन ले, लेकिन मेलबोर्न एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकार ने चंबेली के गजरे देखकर जुर्माना आयद कर दी। यकीनन अजीजी सिक्योरिटी एहलकार को खुशबू से नफरत होगी। उसने सोचा होगा कि मैं अपनी बदबुओं में मस्त था, ये कहां से फूल लेके आ गई। अब भाई खुदा का वास्ता है सिक्योरिटी एहलकार की गलती ना निकालो। बात होती है कानून की और रसूल की। हाँ जी। आपको पता ऑस्ट्रेलिया का कानून है
कि आप कोई खाने वाली चीज, कोई पौधा, कोई टहनी, कोई पत्ता, कोई इस तरह की चीज लेके जाए तो वो जुर्माना ठोक देते हैं। अच्छा। वो नहीं अंदर लेके आने देते। ये खाने पीने वाली चीजें लेके जाओ, अगले फड़ के तो उत्थे ही जुर्माना करके फिर अंदर जान देते हैं। नहीं तो कहते हैं उधर मुंह करो, चले दौड़ जाओ। तो उस फनकारा ने कहा नहीं कि वीर मेरे आ 20 रुपए दे फुल ने तू 1.25 लाख मैनू जुर्माना ठोक देता है। और भाई जो उनका कानून है उन्होंने उसी के मुताबिक जुर्माना, यार बंदे कितों आ चुके हैं। जुर्माना कानून के मुताबिक होता है, पहले ही तय किया होता है। उन्होंने एयरपोर्ट पे तकड़ी नहीं रखी किन्ने बोलने जी ਉਹਦੇ मुताबिक जुर्माना करो, या उत्थे को फुल्लां वाले ਨੂੰ बुला के पहले पूछणगे भाई जी जरा वेखना किन्ने दिन गजरे। बात तो कानून की है, असूल की है। बिल्कुल सही। उस कानून और असूल के तहत ही कई चीजें एक मुल्क इजाजत देता है, दूसरा साथ ले जाने पर जुर्माना ठोक देता है। मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को चंबेली के फूलों से ज्यादा ही गुस्सा चढ़ा हो या एलर्जी हो। चंबेली का फूल देखते ही उन्हें मसलसल छींकें भी आनी शुरू हो जाती हो, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा जुर्माना किया है। या चंबेली का फूल सूंघने से उनको जुकाम हो जाता हो, कई चीजें हो सकती हैं। अभी तो नहीं ना उन्होंने इतना बड़ा जुर्माना ठोका उन्होंने। बल्कि इस खबर से तो लगता है कि उधर अगर कोई गाना भी लगाए ना, चंपा और चंबेली दो कलियां नई नवेली, फौरन पुलिस के हूटर बज जाते होंगे। अब फड़ो इधर टेप रिकॉर्डर भी तहवील चलाओ तो इन्हें जुर्माना भी करो। इसने क्यों चंबेली वाला गाना लगाया? भाई तो अगर फुल्लां वाला गाना ही सुनना सी तो वो वाला सुन लाए कि फुल मोती दा मार के जगा सोनी। चंबेली वाला क्यों सुना है? 1.25 लाख जुर्माना बस। यार अक्सर पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क सफर करते हैं वो अपने साथ खाने पीने की अशिया ले जाते हैं, जो कि सख्ती से मना है, कानून उसकी इजाजत नहीं देता। कानून ये कहता है कि अगर कोई घर में बनी हुई चीज है उसको आप इस तरह से खुला लेकर नहीं जा सकते, अलबत्ता अगर कैंड है यानी कि डब्बे में बंद है तो आप लेकर जा सकते हैं। लो बंदा पहले आलू वाले परौंठे पकाए, फिर उन्होंने डब्बे दे च बंद कराए, फिर जहाज दे च बैठे। आप ये देखें कि बहनों ने जहाज से ते परौंठे आलू वाले खा रहे हैं। ये नहीं उन्हें क्या कि चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई बनाए या को कुन्ना बनवा ले आलू वाले परौंठे। यानी जो गौरी थिएटर ड्रामे में जुगत लगाता रहा है ना, और घोड़ियां ते काठियां पालो ते नाल आलू वाले परौंठे ले लो, वही जुगत गोगा जी के येन में अभी तक फंसी हुई। अजीजी साहब मैं जहाज का खाना पसंद नहीं करता, मैं इसलिए कह रहा हूँ बंदा आलू वाले पराठे पकाए और टिफिन में बंद करके सफर में साथ ले जाए। टिफिन में बंद करके साथ ले जाए। बाहर दे मुल्क चले हो या स्कूले चले हो, इस तरह का बंदा तो जहाज में भी बैठा हो ना तो इधर उधर वेख के उठ के आवाज ला देता है, एक गरम नान टिक्की वाले। गोगा जी आप फिक्र ना करें, क्योंकि पाकिस्तान से इंग्लैंड आप जाते रहते हैं शोज़ वगैरह के लिए, और पाकिस्तान से इंग्लैंड जाने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि आपको ताज़ा क्रीम के बगैर केक, चॉकलेट और कन्फेक्शनरी लेके जाने की इजाज़त है। अच्छा प्लीज सवाल ये पैदा होता है कि खाने पीने की चीजें ले जाने की जरूरत क्या है? खाना जहाज में ही मिल जाता है। ये नहीं कि उसे पसंद नहीं आता, वो ये कहता है कि थोड़ा है। जी सज्जे हाथ वाली लैन है ना जी सारी जहाज दी, ਇਹਦਾ सारा खाना मैनू दियो। उसको मत इस तरह की चीजें बताओ, वरना उसने इंग्लैंड जाते हुए नानी की तरफ से गांव से आई हुई पिन्नियां भी अपने संदूक में रख लेनी। भाई जी 6-7 घंटे का सफर होता है, जहाज का इतना सा खाना होता है। यार गोगे जिस दिन तुमने सफर करना हो ना जहाज का, तो घर से निकलने से पहले 6-7 घंटे टका के रोटी खाया करो और सीधा एयरपोर्ट चला जाया करो। बहुत अच्छे। एयरपोर्ट पहुंचे तो पता लगे जी फ्लाइट 4 घंटे लेट है, ते उथे रौला पा दे मैनू तो फिर भुख लग गई। और खास तौर पे ये ज़हन में बिठा लो, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ना कहीं आलू वाला परौंठा ले जाई नाल, उथे जाके पता लगे जी एक आलू वाला परौंठा गोगा जी नू 1.25 लाख च पिया। यार गोगे तुम घबराओ नहीं, जो चीजें बैन नहीं है तुम वो ले जाया करो।
हाँ जी, जहां जाना हो ना वहां जाने से पहले गूगल से पूछ लिया करो, गूगल मामा प्लीज टेल मी आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, मैं केड़ी केड़ी चीज लैके जा सकना। अगो गूगल मामा ने कहना है जेड़ी मर्जी चीज ले जा बस आप ना जाओ। फिर वो तरले लेने शुरू कर दे, प्लीज गूगल मामा कुछ तो बताओ ना क्या लेके जाऊं। अगर गूगल मामा कहे पुत्र सिर्फ सबर हौसला बर्दाश्त ले जाना है। यार क्यों खाम में उसको डरा रहे हो? अली मुमताज साहब उसको बताएं कि हर मुल्क का कोई कानून होता है, पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक कहीं आए जाए। हमें फड़िया गया तो नाल सानू भी ना बदनाम कराए। आप देखें ना पाकिस्तान का कानून है जी। तो बाहर से एक हद से ज्यादा मोबाइल फोन और लैपटॉप और सोना और दीगर इस तरह की कीमती चीजें जो हैं वो आप जहाज में अपने साथ नहीं ला सकते। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर कम से कम 25 से 30 हजार मोबाइल फोन पकड़े गए जो कस्टम वालों ने जहाज के मुसाफिरों से बरामद किए हैं। इसी तरह हर मुल्क की अपनी अपनी पॉलिसी है। ये फूलों वाली खबर तो इसलिए मैंने सुनाई है और हैरान हुआ हूं पढ़ के कि उन्होंने 1.25 लाख रुपया यानी 1,14,000 जुर्माना ही कर दिया। भाई आप एयरपोर्ट से बाहर ना ले जाने दें, उनको कह दें जी कि ये फूल जो है आप ये डस्टबिन में फेंक दें। कुछ तो हुस्ने सलूक का मुजाहरा करे। उन्हें वालिद साहब ने उन्हें बेचारी नू दिते ने फूल के बेटा ये खुश खुश जा, अगले ने 1.25 लाख ठोक देता है। चले अजीजी साहब, ये तो अच्छी खबर है कि फूल पकड़े गए, वरना एयरपोर्टों से ये भी खबरें आती हैं सांप पकड़े गए, मकड़ियां पकड़ी गई, नयाब नस्ल के कछुए पकड़े गए। जी जी जी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा और अक्सर यूरोपीय मुल्कों में भी फल और पौधे नहीं ले जा सकते। यस, ममानत है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बयान की जाती है कि स्प्रे की वजह से दूसरे लोगों को एलर्जी या बीमारी हो सकती है, या पौधे और फल की बीमारियां मुकामी पौधों या इंसानों और जानवरों में मुंतकिल हो सकती, इसलिए वो लोग एहतियात करते हैं। हम नहीं एहतियात करते तो देखे ना, आज तक हमारे यहाँ से पोलियो ही नहीं खत्म हो रहा। पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया, साड़ियां फिर खबर आ जांदियां ने कि बरामद हो गया। हर मुल्क जो है वो अपनी अपनी सोच के मुताबिक एहतियात करता है। आप हैरान हो गए ये सुन के कि सऊदी अरब में मंशियात या हराम खाने पीने की जो चीजें हैं वो ले जाने पे तो पाबंदी है। इसके साथ साथ जादू टूने से मुतल्लिक कोई भी चीज, किताब वगैरह ले जाने पर भी सख्त ममानियत है। और उस पर जुर्माने के अलावा सख्त सजाएं भी दी जाती हैं। इसलिए गोगा जी, जब आप सऊदी अरब उमरा करने जाएं तो कहीं किसी मिट्टी की हांडी में जलफ्रेजी डाल के ना साथ ले जाना। उन्होंने टूने वाली हांडी समझ के तेन गिरफ्तार कर लेना। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज सुने। सऊदी अरब में ना जी वो है ना जी जायफल, गरम मसाले में जो इस्तेमाल होती है जायफल, उसे आप अपने साथ हैंड कैरी या सामान में रख कर नहीं ले जा सकते। अच्छा, यस। अच्छा, जापान में ममनुआ अशिया की लिस्ट में जानवरों के सींग, फर, खाल और दांत भी शामिल हैं। अच्छा। हत्ता के अंडे या अंडों के छिलके साथ ले जाने पर भी पाबंदी है, वरना कानूनी कार्रवाई करते हैं। जेन च रखी किधरे उबले अंडे पा के ले हमें जापान जाए। मैं कल्ले ने जाना जी साहब, इन्होंने भी जाना, इन्होंने भी दसो। लो, मेरे को फैसलाबाद जाने लिए किराया नहीं हैगा, तुसी मैनू एयरपोर्ट ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੱਸਣ ਡਏ। ਆਉ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਆਉ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, अंडे ਦੇ छिलके ਨਾਲ जाना। यार तुम्हें अपना फास्ट फ्रेंड समझ के हमदर्दी से बता रहा हूं, तुम आगे से लड़ना शुरू हो गए। हुण फड़िया गया ना तो मैनू ना फोन करे। सॉरी जीजी साहब, ये जुस्सा फ्रेंड के जुमरे में आता। बस जुल्फी, तो मैं क्या बताऊं, मैं बचपन से ही जानवरों से दोस्ती रखता हूं। सुन रहे हो, जानवरों में बब्बर शेर भी आता है। अच्छा जी, इन पाबंदियों के हवाले से शुमाली कोरिया सबसे आगे है। अच्छा जी, आप बड़ा मजा लेंगे। वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं ले जा सकते जिस पर मेड इन अमेरिका या मेड इन जर्मनी
या मेड इन फ्रांस लिखा हुआ हो। कोई बंदा गैर मुल्की चॉकलेट या लिबास या खिलौना या मोबाइल फोन जी जी या कोई और इस तरह की चीज लेकर आए तो वो उसी वक्त बहक के सरकार जब्त कर ली जाती। वो कहते ने भाई जी ए फोन सैनू फड़ा दियो ते बाहरों जाके नवा लैके ते घर अम्मी नू फोन करके दस दियो मैं शुमाली कोरिया अपड़ गया, चलो शाबाश। ते शुमाली कोरिया बंदा की खाली शॉपर लेके जावे ना खाली खड़ो तुसी उत्थे खाली शॉपर लैके ओदे च हवा भर लवो। अजीजी साहब, ये शुमाली कोरिया वही है ना जहाँ पे वो थैला जी का कजन सदर है? हाँ जी, दोवें कद भरा ने। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। काम का बंदा सिर्फ राजा रियाज ही है। लेकिन राजा साहब, आप लोग तो अपने हल्के का पिछला इलेक्शन हार गए थे। उसी गल कर लो फिर। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। बल्कि मैं आपको दाद दूंगा कि आपने एक अहम कौमी लीडर को अपने शो में बुला के शो को 5 चांद लगा लिए हैं। जी हाँ। हजूर 4 चांद होते हैं, 4 चांद। चलो फिर तुसी गल कर लवो। मैं कुछ सोच समझ के ही 5 चांद कह रहा हूं ना। एक मेरी बात याद रखें जी, मौके के ऊपर शादी का खाना और गिनती के चांद अगर कम हो जाए तो बड़ी बेइज्जती होती है। अच्छा, इसलिए एहतियातन मैं 5 चांद कह रहा हूं। और राजा साहब, उन जी इन्हों चंद नजर नहीं आता। तुसी 6 चंद करो जी, विच मैनू भी गिनो जी। है ए भी चानी मैं बदला च आया है। राजा साहब, तुसी मेरे फैसला बात दियो, तुसी 8 चन कहो। लो, उन्होंने इकट्ठे ही 8 कर लिए। जी हाँ। गोगा जी, ये चांद हैं, कोई तिलों वाले कुलचे नहीं जेड़े जिन्ने मर्जी वधा लवो। राजा साहब, मेरा ख्याल है मौजू की तरफ आते हैं। ये बिल्कुल ठीक है अली मुमताज साहब, मेरे पास तो वैसे भी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं होता। आप जानते भी हैं कि जो मुल्क के अहम लीडर होते हैं उनका ध्यान जरा सा इधर उधर हो तो उनके मुखालफिन उनके पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्कों में दौड़ जाते हैं। जी हाँ। लिहाजा कम टू द पॉइंट। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस सदी के अजीम तरीन रहनुमा जिन्हें जोहरी बनकर हीरे परखना आते हैं, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने बकलम खुद मुझे हदायत की कि राजा रियाज आपने इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। आप देखें, इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे तगड़ा बंदा चाहिए होता है और उन्होंने कहा है कि राजा साहब मुझे आपसे तगड़ा इस हल्के में कोई नजर नहीं आ रहा। मैं उसी वक्त उनका शुक्रिया भी अदा करता रहा हूं कि उन्होंने मुझ पे इतना एतमाद किया है, वरना अली साहब आजकल के दौर में नून लीग का टिकट लेने के लिए मियां साहब के इर्द गिर्द फसली बटेरे इस तरह इकट्ठे हुए होते हैं जैसे सवेरे सवेरे आप किसी चौक में मजदूर लेने जाएं तो वो कितने बड़े आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। उतने रश में जैसे आपको ये परखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मजदूर सही रहेगा, इसी तरह सियासत में भी अब ये परखना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है कि कौन सा बंदा इलेक्शन के जीतने के लिए मौजूद रहेगा। मगर आप जानते हैं कि मियां साहब सीनियर तरीन सियासतदान हैं, उनकी नजर तो सीधा पड़ जाती है उस बंदे पे जो बिल्कुल ठीक एन उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होता है। लिहाजा वो चूंकि तजर्बाकार हैं, उन्होंने पहले हाथ पहचान लिया कि काम का बंदा सिर्फ राजा रियाज ही है। लेकिन राजा साहब, आप लोग तो अपने हल्के का पिछला इलेक्शन हार गए थे। उसी गल कर लो फिर। हद हो गई है आपकी जनाब, मैं मौजूदा इलेक्शन की बात कर रहा हूं जो जिमनी हो रहे हैं। आप पिछले इलेक्शनों का रोना लेके बैठ गए हैं। वो क्या मिसाल देते हैं, पहुंचो खोती बोर्ड थले। आप तो गौरी साहब माशाल्लाह अच्छे भले दानिश्वर हैं, क्यों इस तरह की बात करते हैं कि आपके लिए फिर खोती की मिसाल देनी पड़ जाए। आप भी तो सीनियर सियासतदान हैं, आप पोस्टर फाड़ने वाली बात भूलते ही नहीं।
लो गौरी साहब, पोस्टर से ही तो सियासतदान पहचाना जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं होती। पोस्टर सियासतदान के लिए सबसे अहम चीज होती है। तो अगर किसी का कोई पोस्टर फाड़ देगा तो फिर वो चीखे भी ना। आप देखें 50-50 करोड़ की आपके डिपार्टमेंट वाले फिल्में बनाते हैं, तो अगर हीरो हीरोइन का पोस्टर ही नजर ना आए तो फिल्म तो डब्बा हो गई ना। लेकिन राजा साहब, ये बारिशों और सैलाब की वजह से ज़िमनी इंतखाबात तो मुलतवी कर दिए गए। सही कह रहे हैं आप। सैलाब का पानी तो गलियों में भी फिर गया और राजे की उम्मीदों पे भी फिर गया। लेकिन अली मुमताज साहब ये याद रखे, जिस दिन भी इलेक्शन हुआ आपका भाई बिला मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन राजा साहब, मेरा तो कोई भाई इलेक्शन ही लड़ रहा है। लो, इसका मतलब है आप हमें भाई ही नहीं समझते। आपको पता है मैं तो किसी के शो में जाता ही नहीं हूँ। अच्छा, आपको भाई समझता हूँ तो आपके शो में आ जाता हूँ, और आप जब इधर बिठा लेते हैं तो फिर आप भाई नहीं समझते हमें। नहीं, मैं समझ गया हूँ, भाई है हमारे। मेहरबानी जनाब, मैंने भी मुहावरतन आपका भाई कहा है, यानी कि मैं बकलम खुद। अली मुमताज साहब, अल्लाह के फजल से किसी भी उम्मीदवार ने मेरे सामने खड़ा नहीं होना। अच्छा, साहब ने मुझे कह दिया कि राजा साहब असी तो ताड़े सामने झाग गई हाँ। लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल है कि मुस्तकबिल के राजा रियाज यानी राजा दानियाल को मौका दिया जाए। अच्छा। और मियाँ साहब से मैं दरखास्त करता हूँ कि आपकी हलाशेरी चाहिए हमें, बाकी हलाला हम खुद करा देंगे। और सच्ची बात यह है कि राजा दानियाल का जो विजन है ना जी, वो तो खुद मेरा अपना भी नहीं है। मुझे भी अब ऐनक लगा के कई चीजें देखनी पड़ती हैं। अच्छा। और राजा दानियाल का विजन तो माशाल्लाह 6x6 है। और आपको मैं एक विचली बात बताऊं, ये फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस का ख्वाब भी पहली दफा राजा दानियाल ने ही देखा था। ओ राजा साहब, क्या कह रहे हैं आप? इसका क्रेडिट तो मरीम नवाज साहिबा ले रही हैं। क्यों आपने अपनी टिकट गंवानी है? अच्छा, तो चलें फिर ये वाली लाइन कटवा देना। ये दोबारा रिकॉर्ड कर लें। देखें जी, ये जो फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसें चली हैं, मैं समझता हूं कि सारा क्रेडिट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को ही जाता है। वाह, जो किया है मरियम नवाज साहिबा ने किया है। वाह। वो मेरे बेटे राजा दानियाल ने तो वो खिलौना बस का ख्वाब देखा था, वो मैंने उसे उसी वक्त ले दी थी। ये अब ठीक हो गया ना? हाँ, ये ठीक हो गया है। अच्छा, ये तो बताइए कि मरीम नवाज साहिबा जब अभी फैसलाबाद आई हैं तो आपकी क्या उनसे मुलाकात हुई है? बिल्कुल जनाब, ये कैसे हो सकता है कि वजीर आला पंजाब फैसलाबाद आए और बब्बर शेर फैसलाबाद राजा रियाज से ना मिले। मैं तो उनकी इलेक्ट्रिक बस के मगर एहतियातन 729 की तार, एक टेस्टर और प्लास लेके भी फिरता रहा हूं। अच्छा। क्या इलेक्ट्रिक बस है, इसका क्या एतबार है? जहां कोई तार शार्ट हो जाएगी तो इमरजेंसी प्लान के तौर पे राजा फौरन इलेक्ट्रीशियन वाला काम करेगा। राजा साहब, आप इलेक्ट्रीशियन भी हैं? तुसी गल कर लो फिर। आप बात को समझ ही नहीं रहे। देखे, सियासतदान होना अपनी जगह, हाथ में हुनर होना अपनी जगह। मरियम साहबा तो अली मुमताज साहब जब हमारे कैंप में आई हैं तो पहले हाथ उन्हें लगा है कि जैसे सलाब जुदगान के इमदादी कैंप में आ गई हैं। फिर जब उनकी नजर मेरे पे पड़ी है तो उन्हें समझ आई है कि नहीं, कैंप सही है, स्काउट ही माथे हैं। राय साहब, गो के इलेक्शन तो मुलतवी हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वैसे ही इलेक्शंस का बॉयकॉट का ऐलान कर दिया था, तो आपके मुकाबले में तो सामने कोई होना ही नहीं था। देखें अली मुमताज साहब, पहली बात तो ये है कि ये तहरीक इंसाफ ने वही गलती की है जो 1985 में पीपल पार्टी ने की थी। पीपल पार्टी ने भी इलेक्शन का बाइकाट किया था। और दूसरी बात यह है कि अगर मद्दे मुकाबल कोई ना हो तो फिर तो इलेक्शन ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? आपने कभी अकेले पहलवान को दंगल करते हुए देखा है? नहीं।
भाई अगर मध्य मुकाबल कोई होगा तो टारगेट होगा ना कि इसको चित करना है। तो जब सामने कोई पहलवान ही नहीं है, मध्य मुकाबल कोई खड़ा ही नहीं है, तो हवा में हाथ पैर मारते हुए तो पहलवान पागल ही लगेगा ना। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन में आते भी और इनके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले भी एग्रीमेंट कर लेते तो फिर भी अल्लाह के फजल से राजा रियाज ही जीतता। और आज मैं आपको आपके प्रोग्राम में पिछली गल भी बता देता हूँ। जब पीटीआई वालों को पता चला था ना कि राजा रियाज को भी टिकट मिल गई है, उस वक्त इन्होंने जिमनी इलेक्शन का बाइकाट किया था। उनको पता चल गया था कि अगर हमने बाइकाट ना किया तो राजे रियाज ने हमें व्हाइट वॉश कर देना। राजा साहब, आपके हलके में आपका नारा कौन सा लगाते हैं? मैं लगाना चाहता हूँ। वैसे मैं माफी चाहता हूँ गौरी साहब, आप सर से हैट उतार के तो अपने दिमाग को हवा लगवाएं। नारा क्या लगना है? वही नारा होता है जो सब लगाते हैं। राजा रियाज जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखें, सिंपल नारा है राजा रियाज जिंदाबाद। मैंने को अलहदा नारा तो नहीं बनाया हुआ, राजा रियाज कुकड़ू कुड़ू। जब उम्मीदवार का कोई नाम लेता है तो उसके आगे जिंदाबाद ही कहना पड़ता है। आप नाराज ना हो राजा साहब, गौरी साहब आपका नारा लगाना चाहते हैं। नहीं जी, मेरा नारा किस लिए लगाना है? नारा लगाएं तो यही लगाएं, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद। मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद। ओहो राजा साहब, वजीर आजम साहब को तो आप भूल ही गए हैं। हो यार, मियां शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद। और नवाज शरीफ साहब दे बाद ए वाला लवा देना जी। राजा साहब, आपकी जमात का तो वो नारा दूसरा नहीं है, वो वोट को इज्जत दो। हो जी, जे पहन ते फेरे ना। तो क्या आपको लगता है आपको पढ़ेंगे नहीं वोट? उम्मीद ही कोई नहीं है। अल्लाह को खैर मंगो। अली मुमताज साहब, आप खुद ही तो बता रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। हाँ जी। इलेक्शन होंगे तो वोट पहन गए ना। ये बारिश थोड़ी है जी आप ही पहन लग पवे। राजा साहब, अगर इलेक्शन मुलतवी ना होंदे तो मैं फुल तैयारी कर ली सी तुहाडे को आउण दी। गोगा जी, आपका तो अब फैसलाबाद में वोट ही नहीं है, आपको हमने देग पे बिठाना था। मैंने खुद सुना है आपने अब लाहौर का शनाख्ती कार्ड बनवा लिया हुआ है। बल्कि आपके दोस्त बता रहे थे कि जिथे लंगर वेंदा है उथों दा शनाख्ती कार्ड बनवा लेंदा है। राजा साहब, आप मेरे हल्के में खड़े हो ना, तो मेरा वोट पक्का आपको है। शाबाश हुन तेरे एक वोट आस्ते मैं फैसलाबाद छड़ के मुजफ्फराबाद इलेक्शन लड़ा। और जे लड़ पवा तो इलेक्शन वाले दिन पता लगे तो तू भी बीमार हो गए। ऐसे भी जिस तरह की तुम्हारी सेहत है, इस तरह के बंदे को तो लाजमन इलेक्शन के दिन बुखार चढ़ जाता है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैले का पीटा सा जिस्म है, मेरा ख्याल इसको एथलीट बनने का शौक हो सकता है। फिर बड़ों ने समझाया होगा कि यार जितना तुम्हारा कद, छोटी छोटी टांगे तुम्हारी, कितना का दौड़ लोगे। अच्छा जी, आप सब लोग ये तो जानते ही हैं कि थैला मेरा फास्ट फ्रेंड है। नो डाउट। तो ये शो शुरू होने से पहले मेरे साथ दुख फोल रहा था कि ये बस मैं जब छोटा था तो मुझे जो शौक था कि बड़ा होकर मैं बनूंगा, वो मैं बन नहीं सका। मैंने तो बड़ी तसल्ली दी है। मैंने कहा यार, जब छोटे थे तो जो तुम्हें उम्मीद थी, तुम कौन सा बड़े हो गए हो जो उम्मीद टूट गई है। अभी भी तुम छोटे ही हो। फिर मैंने ये भी कहा है कि तुम्हारी मेहनत में तो कोई शक ही नहीं है। बस हुआ तो सिर्फ ये है कि जब तुम छोटे थे जो तुमने सोचा था, अगर तुम बड़े हो जाते तो शायद तुम्हारी उम्मीद पूरी हो जाती। इसमें अब तुम्हारा कसूर तो नहीं है, तो अब अल्लाह की तरफ से तुम रह ही छोटे गए। जितना थैले का पीटा सा जिस्म है, मेरा ख्याल इसको एथलीट बनने का शौक हो सकता है। फिर बड़ों ने समझाया होगा कि यार जितना तुम्हारा कद, छोटी छोटी टांगे तुम्हारी, कितना का दौड़ लोगे। गौरी साहब, दौड़ना कोई बुरी बात नहीं। अगर थैला दौड़े तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे किसी ने बेबी पांडा को धक्का दे दिया हो।
और भाई जुगत से आगे जहां और भी हैं। भाई एक मिनट ठहर जाओ, उसे बताने तो दो उसे किस चीज का शौक था। और सर रहने दे, इन्हें चेजे के अलावा और कुछ नहीं आता। इन्हें क्या पता हो मैंने अपने शौक की खातिर कितने पापड़ बेले हैं। ओ तो सीधा कहना कि आपको पापड़ वाला बनने का शौक था। यार गौरी क्या फजूल बात कर रहे हो? यार तुम्हें क्या पता कि पापड़ वाले की कितनी अहमियत होती थी। याद है जब स्कूल के बाहर पापड़ वाला आता था तो हमारे मुंह में पूरा जग पानी का आ जाता था। ओ यार उसने पापड़ बेलने की बात मुहावरतन की है। बताओ थैला साहब, मैं आपके साथ हूं। बस क्या बताऊं माली मुमताज साहब, सारी बात है लक की। लक ने टूटना था, लक के साथ हार लगना था, इसलिए इन लोगों के साथ आ बैठा हूं, वरना आज मैं शारजा में होता। वाह रे वाह, मेरा एक साला शारजा में होता है, वो वेल्डिंग का काम करता, बड़े पैसे कमाता है। ओ भाई शारजा मैंने वेल्डिंग के लिए नहीं जाना था, क्रिकेट टीम का हिस्सा बन के जाना था। थैला साहब, आपने क्रिकेट टीम का हिस्सा बन के एशिया कप खेलने जाना था। तो और क्या। ओ यार मेरी बात सुनो, जो इस वक्त क्रिकेट टीम की हालत है जी, हो सकता है इसने जाना ही हो। या हो सकता है वो बॉलिंग या बैटिंग के लिए ना जाता, विकेटों के तौर पे चला जाता। जाहिर है जिस तरह अब विकेटों में गेंद लगे तो लाइटें जलती हैं, हाँ जी। इस तरह की विकेटें हो तो गेंद लगे तो चीख निकले। मैंने कहा था ना अली मुमताज साहब, इन लोगों को बात हजम नहीं होनी। एक सुपरस्टार क्रिकेटर बनते बनते इन लोगों के साथ आ बैठा हूं। वैसे थैला साहब, आप बनना क्या चाहते थे, बॉलर के बैट्समैन? ओ भाई मेरा फेवरेट मलंगा था, मलंगा। मैं उसकी तरह बॉलर बनना चाहता था। मलंगा वही है ना जो आधा बाजू घुमाता था। यार ये वाला वाह 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 वाह, मलंगा ही बांध सकते थे, क्योंकि जितने जितने तुम्हारे बाजू हैं ना, इन्होंने पूरा घूमना ही नहीं था। वाकई मलंगा का एक्शन ऐसे ही था जैसे बाप अपने बेटे को नहीं कहता तुम स्कूल नहीं जाते। मुझे इसके एक दोस्त ने बताया है कि ये मलंगा के स्टाइल की बॉलिंग कराता था, तो 2-3 बारी बॉलिंग कराते हुए इसने रेफरी की वक्खी में कसौन मारा है। उसने फिर इसे मैच से बाहर निकाला है। और मलंगा वाला हेयर स्टाइल बनाने के लिए ना जी काफी दफा बेचारा मिट्टी वाले गारे में सर के बल भी खड़ा हुआ। ओ यार सुनने तो दो, फिर क्या हुआ थैला साहब, आप मलिंगा बनना चाहते थे? बस अली मुमताज साहब एक दिन बॉलिंग करते हुए ऐसे गलत एंगल से बॉल कराई कि फास्ट बॉलर का सपना वहीं खत्म हो गया। फिर मैंने तेंदुलकर बनने का फैसला किया। तेंदुलकर बनने के लिए इसने फिर टिंड करवा दी। अच्छा, वो टिंड तेंदुलकर बनने के लिए कराई थी, मैंने समझा कोई गलत हरकत की वजह से महल्ले वालों ने कर दिया टिंड इसको। यार उसे बोलने तो दो। सर मुल्तान का एक फास्ट बॉलर था, उसने ऐसा बाउंसर मेरे सर पे मारा, मैं नफ्सियाती तौर पे डर गया। फिर हर मैच में मैं 0 पे आउट होने लग गया। हाँ जी, फिर इसने सोचा जी कि मैं फील्डर बन जाऊं। फिर किसी सियाने बंदे ने ना जी इसको कहा कि तुम फील्डर ना बनो, बाजार से एक फीडर खरीद के तो घर चले जाओ, और अभी इंतजार करो कि अगर तुम बड़े हो गए तो फिर वापस आना ग्राउंड में। अच्छा, फिर ना बेचारा बड़ा आया तो ना गया उधर। सर ये तो दोस्त हैं, ये तो मजाक करते रहते हैं, इन्होंने बाज नहीं आना। मैं आपको दिल की बात बताऊं जी, ये असल में गरीबों का खेल है ही नहीं। अच्छा, ये अमीरों का खेल है सर। ला जी, इंतहाई फजूल बात की है थैला साहब आपने। इस बात के साथ भी हमारी कोई हमदर्दियां नहीं है। आप जरा गौरी साहब से पूछें, ये तो क्रिकेट के दानिश्वर हुए हैं जी। इनसे पूछें जरा वेस्ट इंडीज के जो विवन रिचर्ड हैं जी जी, वो कैसे बैट्समैन हुए हैं जी। वो इस सदी के बेहतरीन बैट्समैन करार पाए हैं, और बताते हैं कि ना उनसे पहले इतना जोरदार बैट्समैन था, ना उनके बाद ही अभी तक आया कुछ। ठीक है जी। अब जनाब आप जरा सुने कि बचपन में गुर्बत का सामना था। अक्सर नंगे पांव क्रिकेट खेलते थे, और उसके बाद जैसे गौरी साहब ने बताया है हाँ जी, कि दुनिया के खतरनाक तरीन बल्लेबाजों में एक हुए हैं वो।
खतरनाक तरीन बल्लेबाज कुट कुट के फलूस कट देंदे हैं और इंज कुटदे हैं जिवें एसएचओ सदीक कुटदा है मुलजम। फिर वेवन रिचर्ड के मुतालिक ये भी सुना है कि ये वेटर की जॉब भी करते रहे हैं। अच्छा। तो मुश्किलात तो आ सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल। बहुत सी हर्डल्स होती हैं, वही तो अबूर करनी होती हैं। हाँ। फिर आप ये देखें कि जो जनूबी अफ्रीका का डेल स्टेन है, जी जी 16 साल की उम्र में बिजली के तारों से झुलस गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि वो दोबारा कभी नहीं चल सकेंगे। अच्छा। 3 महीने अस्पताल में रहा है, 3 महीने। हाय हाय। मगर फिर दुनिया के बेहतरीन तेज गेंद कराने वाले बॉलरों में उनका शुमार हुआ है। क्या बड़ी तेज बॉल था उसका। जी सर। और देखे ना पीछे मुश्किलात क्या क्या आई। हाँ जी बिल्कुल। फिर युवराज सिंह भारत वाला हाँ जी हाँ जी। कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी से लड़ा है, हाय। कीमियोथेरेपी के सख्त मराहल से गुजरा है जी। और बीमारी को शिकस्त दे के वापस ग्राउंड में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और युवराज सिंह बीमारी से जैसे पहले खेलते थे वैसे बीमारी के बाद खेले। क्या बात। मैं कहता हूं जी कि आलमी कप जीतने में अहम किरदार अदा किया उस बंदे ने। 6 छक्के भी मारे हैं उसने ब्रॉड को। यस। प्रॉब्लम्स तो बेशुमार है। हाँ जी बिल्कुल। समाजी प्रॉब्लम्स बहुत सी आई हैं, बहुत सी समाजी रुकावटें आई हैं प्लेयरों के जिंदगी हाँ में। जी। अच्छा, फिर हमारी टीम के मोहम्मद यूसुफ हाँ जी। गुरबत की बात कर रहे हैं थैला साहब, जी जी। माशाल्लाह निक्कियां निक्कियां बावां नाल। भाई मोहम्मद यूसुफ गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, हाँ जी बिल्कुल। फैक्ट्री में मजदूर के तौर पे भी काम किया है। अच्छा। फिर पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड सेंचुरियां बनाई हैं क्या बात। और बेहतरीन बल्लेबाज पूरी दुनिया में माने जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये सुन रहे हो बातें विकेटों के अब्बू? गुर्बत की वजह से मैं खेल नहीं सका। सीधी तरह गए कि हारिस रऊफ की तरह नालायक क्रिकेटर थे। मैं अपनी नालायकियों पे पर्दा डालने के लिए गुर्बत डाल लिया बीच में। यार रिकी पॉन्टिंग जी। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन हुआ है। हाँ जी। 18 साल की उम्र में उसके वालिद का इंतकाल हो गया और उसने एक इंटरव्यू में बताया कि घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद मैंने क्रिकेट जारी रखी और क्या कामयाबी हासिल की। वाह। फिर जेम्स एंडरसन इंग्लैंड का, जी जी जी। बचपन में ना जी अजीब तोतला था बेचारा और बड़ा शदीद तोतला था। अच्छा। बोलने में बड़ी सख्त दुश्वारी थी उसे। ओहो। फिर थेरेपी के बाद उसने उस पर थोड़ा काबू पाया। सही। इंग्लैंड का सबसे कामयाब तेज गेंदबाज हुए हैं। जी हाँ जी हाँ। आज के दौर में जो फास्ट बॉलर है ना, वैसे तो मुरलीधरन ने विकेटों का टॉप किया है लेकिन वो स्पिनर है। फास्ट में इस दौर में सबसे ज्यादा विकेटें जेम्स एंडरसन की हैं। वाह। क्या बात है। चल बस कर दे यार। तो तुम भी सीधे तरीके से कह दो कि मैंने गोविंदे की फिल्म देखी थी, वहां से मुझे नाचने का शौक पड़ गया था। आप शोएब अख्तर को देखे ना यार, मैं तो उसकी अब बात चुके हमने कई दफा की है, वरना वो जैसा अजीम क्रिकेटर हुआ है आज तक 21-22 साल के बाद भी उसका रिकॉर्ड ही नहीं किसी ने तोड़ा और पूरी दुनिया में किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। हाँ जी बिल्कुल। फास्ट तरीन बॉलर, सबसे तेज गेंद फेंकी हुई है। वाह। और उसके मुतालिक अभी भी किसी कमेंटेटर ने बताया कि जब ये दौड़ता था तो बाकायदा जमीन के ऊपर धमक की आवाज आती थी। तो क्या खुद बताते हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरे पैर जो थे, पाँव फ्लैट थे, ये पाँव के अंदर कर्व होता है ना जी, वो नहीं थे। तो डॉक्टर ने कहा जी कि इसका चलना मुश्किल है, इसके स्पेशल जूते बनेंगे, ये है वो, और वो बनवाते भी हैं, स्पेशल जूते वो पहनते हैं। जी जी। मगर जिन पांव पे दौड़ के फास्ट गेंद करानी है, उनके खराब होने के बावजूद जी दुनिया की तेज तरीन गेंद फेंकी और ऐसी तेज कि आज तक रिकॉर्ड ही नहीं किसी का टूटा। तो भाई साहब दस देनी जी गुर्बत थी ना जी। वाकई जी शोएब अख्तर तो हिम्मत और हौसले की सबसे बड़ी मिसाल है। पहले बता दो, आज दिल से बता दो सच्ची बात कि तुम्हें एक लड़की से इश्क हो गया था, फिर तुमने क्रिकेट छोड़कर उस लड़की के घर के सामने सब्जी की रेडी लगा ली थी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।